इस वक्त हम मौजूद हैं प्लास्टिक एंड बर्न सर्जरी और स्टेम सेल्स के हवाले से एशिया में एक बड़ा नाम हेल्थ के शोबे का प्रोफेसर डॉक्टर अफजाल बाजवा। और डॉक्टर अफजाल बाजवा साहेब इन दिनों अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं और तदरीस के साथ साथ ये डॉक्टर्स को प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने प्लास्टिक एंड बर्न सर्जरी पर वर्क करना है। और जो सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि इनका ताल्लुक पसरूर से है, उससे बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर साहब ने अपना फ़न महदूद नहीं रखा बल्कि सैकड़ों स्टूडेंट तैयार कर दिए हैं जो बिल्कुल इनकी तर्ज पर काम कर रहे हैं और उनमें इनकी अपनी साहबजादी भी शामिल हैं जो आजकल एक बैरूनी दौरे पर हैं। उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो डॉक्टर साहब क्या अपनी साहबजादी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि किसी फादर के लिए या टीचर के लिए भी, टीचर भी चूँकि फादर की जगह होता है, तो ये एक बहुत बड़े ऑनर की और एक मैं समझता हूँ कि शायद मैं उन फीलिंग को अपने वर्ड्स में मैं उसका रूप ना दे सकूँ। एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपने जो किया है अगली नस्ल आपकी या आपके स्टूडेंट्स में से नेक्स्ट जनरेशन उसकी लेगेसी को रन करती है। और आई एम ऑनर्ड सुनैना ने मेरा वो काम जिसको मैंने उसको बहुत छोटी उम्र से लाइक इन 3rd ईयर MBBS से उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया। तब फिर जब वो डॉक्टर बन गई तो फिर उसने उसमें जान डाली और उसने उसको पहले भी दुनिया में 8 ममालिक में प्रेजेंट किया हुआ था। तो अभी चूँकि MD यूनिवर्सिटी का वो एक एनुअल इवेंट होता है CSPRS का, उसमें उसने प्रेजेंट किया और फिर उसमें एक अच्छा नाम भी दिया। फिर उसने उन जगहों से और उन जो मेरे से रिलेटेड जो लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया हुआ था उनके साथ मेरी पिक्चर्स बना के, मेरी भी और अपनी भी, तो फिर वो एक कोलाज बना के मुझे सेंड करती रही। तो मुझे एक बड़ी फीलिंग थी कि व्हाट शी इज़ डूइंग फॉर मी इज़ बेसिकली अ गुड पे बैक। It was a good tribute which a daughter can offer to her father. और अल्हम्दुलिल्लाह I'm so happy, I'm so excited। मेरी बेटी अभी वहाँ से लर्न करके पाकिस्तान वापस आएगी, इस मिट्टी में फिर काम करेगी। और ज़ाहिर है मैं ये हमेशा उनको यही सिखाया कि भाई आप जहाँ भी जाएँ आप लर्न करें एंड देन कम बैक टू पाकिस्तान और खिदमत तो अपनी लोगों की करनी है और फिर यहाँ आके इंशाअल्लाह ताला अपना हिस्सा डालेगी। डॉक्टर साहब वो किस जजीरे पर हैं इन दिनों गई हुई और उस जजीरे का मतलब पता चला कि वहाँ लोगों की उम्रें बड़ी लंबी होती हैं, उसकी क्या वजह है? जी कीज़ का एरिया है और उसमें ये होता है कि वहाँ लोग ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम फर्टिलाइज फूड और पेस्टिसाइड्स के साथ चीज़ें यूज़ करते हैं, दे आर केमिकल्स और दे आर शॉर्टनिंग आवर लाइफ। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ लोगों की लाइफ जो मैं समझता हूँ एक बड़ा मेजर जो कंपोनेंट है वो एयर पोल्यूशन का है। और हवा की और ये सारी जितना आप देखें ना, वी आर ब्रीदिंग इन एयर आउट, ये सारी चीज़ें जितनी ख़राबी करती हैं और हमारी बीमारियां और सारा कुछ, तो वो शायद इससे बचे हुए हैं। एक उनकी फूड ऑर्गेनिक है और नॉन फर्टिलाइज्ड है, फिर नॉन हाइब्रिडाइज्ड है, जो जिस तरह हमने हाइब्रिड सीड्स और जो ओवर प्रोडक्शन वाले हैं, तो ये उनका नहीं है। वो बिल्कुल वही पुरानी वाली उनकी वो जो चेंज चल रही हैं, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल चल रही हैं। और सेकंड पे फिर जो हवा में मसले हैं वो उनके शायद वहाँ उस तरह से नहीं है। फिर प्रॉब्ली समंदर के अंदर या उसके करीब रहने की वजह से ह्यूमिडिटी का भी रोल होगा इसमें। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर टेकिंग टू। डॉक्टर साहब यहाँ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो फास्ट फूड बड़ा खाती है और वो बोतलें पीते, सोडा वाटर वगैरह जो है, और फिर हम देखते हैं सलांटियाँ और लेज और इस तरह की चीज़ें, तो इसका कोई फ़ायदा है सेहत को या नुकसान? नहीं, इसका नुकसान ही है, फ़ायदा तो इसमें है ही कोई नहीं, क्योंकि इनकी आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पढ़ के देखें ना। और बल्कि इसकी बजाय अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं और इन चीज़ों को बनता हुआ देखें तो शायद हम फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का ना सोचें, क्योंकि जिस कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में और जिस तरह के हालात में इनको कुक किया जाता है, बनाया जाता है, क्या हम उन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को या उस न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट्स को, पैरामीटर्स पे हम इनको रखते हैं? कभी भी नहीं। तो इनका हमेशा से नुकसान ही है। डॉक्टर साहब जो शादी ब्याह के खाने पकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाले, तेल इस्तेमाल होता है, गोश्त वाला लोग खाते हैं, पूरी पूरी बोतल भी पी जाते हैं साथ कोला वगैरह जो है, तो उसका क्या क्या नुकसान आता है? देखिए, फूड में जब हम बात करते हैं मीट की, चाहे वो वाइट मीट हो चाहे रेड मीट हो, तो मीट इज़ गुड अनटिल अनलेस के कोई बहुत सारी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे यूरिक एसिड की और इस तरह की, जिसमें हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करते हैं। अदरवाइज मीट इज़ गुड फॉर यू। और जो मसाला है वो तो खुराक नहीं है, उसमें तो जस्ट फ्यू टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक अगर हम मिर्चों की बात करें तो उसमें विटामिन C होता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली
वो जो हमारी रेड चिलीज़ होती हैं, क्रश, ग्राइंड और ड्राई वाली, और फिर उसके बाद कुकिंग वाली, तो विटामिन सी नाम की तो कोई चीज़ उसमें नहीं रहती। विटामिन सी है ग्रीन चिलीज़ में, और वो भी बिफोर कुकिंग, और वो हमें बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होता है। तो हम तो इतनी मिर्चें खा खा के और मसाले, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। सही। न्यूट्रिशनल वैल्यू उस फूड में है जो उसके अंदर कुक हो रही है, तो हम मेरा ख्याल है उसको स्पॉइल ही कर रहे होते हैं मसाले डाल डाल के। एक जो सेहतमंद शख्स है उसको हफ्ते में कितना गोश्त खाना चाहिए? जूस के लिए बेसिकली हम अगर एवरेज की बात करें तो जो पर केजी के हवाले से हम अगर बात करें ना, तो मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि नॉर्मल हेल्थ में इनका बड़ा रोल है, और इन्हीं चीज़ों को रोए कार्ड लाते हुए, उनकी चीज़ों का सोच के मैंने आपको शायद याद होगा कि मैंने एमफिल बर्न एंड हेल्थ न्यूट्रिशन किया। क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो जब तक हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ना देखें उस वक्त तक उनकी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। जैसे ओबेसिटी वाले लोग आते हैं इतने बड़े बड़े, मैं पेट लाइपोसक्शन करता हूँ, एब्डोमिनोप्लास्टीज करता हूँ, लेकिन अगर उनको मैं डाइटरी एडवाइस नहीं दूंगा तो फिर अल्टीमेटली दे आर स्टैंडिंग एट द सेम स्पॉट आफ्टर अबाउट 5-10 ईयर्स अगैन। सिमिलरली एक बंदे को आप शुगर की 10 गोलियाँ देते हैं और 1 चम्मच चीनी खा ले, वो क्या शुगर कंट्रोल हो सकती है? पॉसिबली नॉट। सो न्यूट्रिशन का बहुत सारा रोल है हमारी हीलिंग में भी, इवन नॉर्मल ज़िंदगी में भी। तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी जो MBBS में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि न्यूट्रिशन को उतनी ही वैल्यू दें जितनी उसकी बनती है। इसको बेसिकली एंथुजियास्टिकली एम्फेसाइज करें और पेशेंट को बताएं कि जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। बीमारियों से हम लड़ ही नहीं सकते, हमारी इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता, तो हम फिर लगे रहेंगे। उससे बेहतर है कि हम अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बिल्ड करें। हम ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, we don't want to name any, लेकिन ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, आर दे गुड फॉर अस? ऑनेस्टली नो। फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं जो कि हमें यूज़ करने चाहिए, जिससे हम दूर हो गए हुए हैं। और जो हमारी फ्रेश जो समझ लें वेजिटेबल्स हैं, उनको कच्चा, हम जो पुराने लोग देखें तो वो शलजम है, मूली है, गाजर है, इनको इस्तेमाल करते थे। अब हमारे बच्चे तो उनसे बहुत दूर हैं, इसी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो दे आर एट स्टार्स। एक सवाल बड़ा अहम है कि आप स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं और मेडिकल साइंस में हम समझते हैं कि इससे एक इनकलाब आएगा, तो किस किस बीमारी पे काबू पाया जा सके? जी, अभी बेशुमार चीज़ें हैं जिनको हमने कंट्रोल कर लिया। लाइक 2023 में मैंने एक अपना रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था, हमारा ग्रीस में एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी आईसैप्स की, तो उसमें मुझे वर्ल्ड अवार्ड मिला। उसमें जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशंस होती हैं, छाइयाँ बनती हैं, या जो हमारे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ से फैट गायब हो जाती है, खड्डे बन जाते हैं, उसके साथ पिगमेंटेशन होती है, तो उसमें मैंने रिसर्च की, वो मेरी फिर प्रेजेंट भी हुई, उसमें मुझे वर्ल्ड अवार्ड मिला। तो पिगमेंटेशन को हमने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो चूँकि रेसिप्रोकेट भी हो रही है, उसकी आगे मल्टीपल वर्जन्स हैं जिन पे फर्दर काम हम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे जोड़ हैं, ख़ासतौर पे ये जो नी जॉइंट है, ये घुटने का है, ये टाइम के साथ घिस जाता है, तो स्टेम सेल्स के साथ इसके अंदर जो हड्डी घिस जाती है उसको मैं बना रहा हूँ। मेरे कोई 5000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, एंड पीपल दे आर वॉकिंग एब्सोल्युटली नॉर्मली। उसमें मैं कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब नए टिश्यूज आ जाते हैं? जी, उसमें नए टिश्यू नहीं आ जाते, जो घिस गया होता है वो दोबारा ग्रो कर जाता है। अच्छा। और ये बेसिकली कॉन्ड्रोजेनेसिस एक खास किस्म की टर्म जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कार्टिलेज होता है, कच्ची हड्डी, जिस तरह ये हमारे कान में है, जिसको ऊपरी हड्डी पंजाबी में हम कह देते हैं, तो जोड़ एक्चुअली उस कच्ची हड्डी पे चलता है और वो टाइम के साथ साथ घिस जाती है, जिसको फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। और ये स्टेम सेल से वो हड्डी दोबारा ग्रो करती है, बनती है, और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और ये बीमारी की स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 3 तक ये आराम से ये डिजीज़ रिवर्सिबल है। इसी तरह जो बाल गिरते हैं, तो स्टेम सेल से हमने बाल गिरने काफ़ी सारे उसको अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल कर लिया। फेस के ऊपर जो एजिंग चेंजेस आती हैं, लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो स्टेम सेल थेरेपी से फेशियल रिजुविनेशन बहुत शानदार हो चुकी है। इसी तरह जो वूंड्स ठीक नहीं होते, क्रॉनिक वूंड, शुगर के या कोई बर्न के वूंड्स ठीक नहीं होते, तो उनके अंदर मैं स्टेम सेल इंजेक्ट करता हूँ, तो वो वूंड जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल हमारे विजिबिलिटी में हैं और हमारे अंडर कंट्रोल हैं, ये चीज़ें सारी ठीक हो रही हैं। अब आगे हमारा अगला जो वर्जन इस पे जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है ऑर्गेनोजेनेसिस, कि कोई हिस्सा हम बॉडी का बनाना शुरू कर दें, इनको ग्रो करके। जैसे कोई स्किन के कुछ पैचेस, वो हमने पैची अभी थोड़ी थोड़ी स्किन बनना शुरू की, यूजेबल नहीं है लेकिन कुछ देर में वो यूजेबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह बीटा सेल्स ऑफ लैंगर है ना, जो हमारे इंसुलिन पैदा करते हैं, वो हमने बना ली हैं, इंसुलिन पैदा हो रही है, लेकिन अभी वो सेल बॉडी में दोबारा प्लांटेबल नहीं है। जैसे बंदे के मैंने सेल लिए,
और उसी के बीटा सेल्स बना लिए। अब वो सेल्स बना के प्लान है कि वो बॉडी के अंदर हम रखें, वो इंसुलिन पैदा करें ताकि उसको दवाई ना खानी पड़े। लेकिन उसके लिए दरमियान में फिर अल्लाह जल्ला शानुहू ने देखें इतनी दफ़े कहा कि फ़ाबी ये आला रबी को मातु का ज़िबान, तो वो नेमतें इतनी हैं कि जब हम इस पर रिसर्च में जाते हैं तो हमें लगता है कि वाकई ये तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। जैसे सेल बन गए, बीटा सेल अब इंसुलिन पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमने ये एयर कंडीशनर लगाया होता है तो उसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वो क्लिक करके बंद हो जाता है, जब गर्मी होती है तो फिर क्लिक ऑन हो जाता है। इट्स रिवर्सिबल फिनोमेना, क्लिक ऑन क्लिक ऑफ इसके दरमियान में चलता है। इसी तरह जो हमारे सेल्स हमने बीटा सेल बनाए हैं, जब हमने लगाने का सोचा तो फिर लगा कि नहीं, अभी तो इनके अंदर ग्लूकोस्टैट होना चाहिए कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो तो दे शुड स्विच ऑफ, ताकि वो इंसुलिन अगर पैदा करते रहेंगे तो फिर शुगर तो लो हो जाएगी, तो वो तो इंसान की जान खतरे में है। फिर अगर जब दोबारा शुगर बढ़े तो फिर उसको क्लिक ऑन भी हो जाए, ये ना हो कि एक दफ़े बंद हो तो फिर सो ही जाए। तो अब वो क्लिक ऑन क्लिक ऑफ मैकेनिज्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसको ग्लूकोस्टैट कहेंगे हम। तो उसमें ग्लूकोस्टैट एक देखें स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म है। अब वो उसके लिए अब कब बनता है अल्लाह जानता है, लेकिन यह है कि इंसुलिन प्रोडक्शन जो है दैट इज़ इन आवर हैंड्स, और वो अब हमने सेल्स भी बना लिए। अब ये इससे अगर नेक्स्ट वीक फेज़ में हम अपना ग्लूकोस्टैट भी फिट कर लेते हैं तो शुगर अंडर कंट्रोल होगी। नबीनापन की बीमारी का भी हल हो सकता है उसके लिए नबीनापन की चूँकि बेशुमार वजूहात हैं। इसमें जो एक इडियोपैथिक ऑप्टिक नर्व एट्रोफी एक ख़ास किस्म की बीमारी है, जिसमें जो हमारी आँख के पीछे की एक नस है जो दिमाग में जाती है। ये दिमाग का आपको पता है पीछे वाला हिस्सा होता है जो देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है। अब यहाँ से नस जो है वो पीछे दिमाग के अंदर से होते होते वहाँ पहुँचती है। ये नस किसी अननोन रीज़न से, इडियोपैथिक हम कहते हैं जिसका अभी तक कोई वजह पता नहीं है, उस पर रिसर्च हो रही है, तो वो नस जो खुश्क हो जाती है या अपना काम छोड़ देती है तो फिर नज़र आना बंद हो जाता है। इस पर हमने ट्रायल अभी स्टार्ट किए हैं ताकि वो इडियोपैथिक नर्व एट्रोफी में चूँकि सारा कुछ ठीक है लेकिन नर्व की वो बंदिश होनी शुरू हो गई या वो ख़त्म होना शुरू हो गई, तो क्या हम इसको ज़िंदा कर सकेंगे? तो प्रॉब्ली इस पर अभी हम होपफुली काम कर रहे हैं। और कैंसर की बीमारी में भी? जी, कैंसर में भी एग्जैक्टली, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं सबसे पहले कैंसर से वही फाइट करते हैं, और जो स्टेम सेल्स हैं हम इनको चूँकि बॉडी से निकाल लेते हैं, और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे स्टेम सेल्स का फैट में होता है, बोन मैरो में होता है। हम इनको निकालते हैं, इनको फिर ट्रेन करते हैं, एंड हम इस पर भी ट्रायल कर रहे हैं कि हम इनको वापस लगाएं तो ये जाके कैंसर सेल्स को निगल आउट करें। और ये जब इनको हम बाहर सेल पे रख के तो इनक्यूबेटर के अंदर पालते हैं, इनकी 2-3 जनरेशन इन स्टेम सेल्स की लेते हैं, उनके साथ फिर हम कैंसर सेल्स की थोड़ा सा वहाँ पे मुआवजा करते हैं, उनका इंटरेक्शन कराते हैं ऑन कल्चर प्लेट ताकि वो उनको रिकग्नाइज कर लें। क्योंकि जब बॉडी के अंदर रखेंगे तो उनको नहीं पता कि उसने किसको डैमेज करना है, किसको नहीं करना। पहले से उस सेल को पहले ट्रेनिंग होगी कि दिस इज़ द टास्क विच द सेल हैज़ टू परफॉर्म इनसाइड द बॉडी, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो होता है बॉडी से बाहर। तो बॉडी से बाहर अभी हम ट्रेनिंग्स उनकी करा रहे हैं सेल्स की, और फिर जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि दे आर ट्रेन तो हम उनको इंजेक्ट लगाएंगे। पेशेंट के अपने सेल्स होंगे एंड दे विल फाइट विद द कैंसर सेल्स। और चूँकि कैंसर के भी वो सेल्स ही हैं, वो जो एक डेला सा बना या रसौली नज़र आती है वो असल में एक नहीं होती। जिस तरह ये दीवार है, इसकी ईंटें हैं, इसी तरह वो सेल्स मिलके तो एक पूरी एक वो डेला बना होता है। तो वो कैंसर चूँकि छोटे छोटे इसे टूट के तो बॉडी में ब्लड के साथ साथ गर्दिश करते रहते हैं, फैल जाते हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर हम अपने जो स्टेम सेल्स हैं उनको ट्रेनिंग दे लेते हैं तो फिर दे विल बी इन द ब्लड, और फिर जहाँ भी होगा वो सेल को डेड कर देंगे, एंड दैट विल बी द ओनली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। जो एंटीबॉडीज है वो फिर बढ़ जाते हैं उससे? जी नहीं, एंटीबॉडीज नहीं, ये लाइव सेल्स हैं जो सेल्स हैं। एंटीबॉडीज तो एक प्रोटीन है, वो भी बेसिकली सेल के साथ अटैच होती है, उसको डैमेज करती है। जैसे बैक्टीरिया होगा या वायरस है, कोई इन्फेक्शन हुई तो ये एंटीबॉडीज जाके उसको किल करने की कोशिश करती हैं, बट दे आर नॉट लिविंग सेल। जो स्टेम सेल है ये पूरा सेल है, उसका अपना न्यूक्लियस है, उसके अंदर अपनी पूरी मशीन है, वो जाके वहाँ पे अपनी कुछ प्रोटीन्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, और फिर उस एंजाइम्स को फायर करके इट्स 1-to-1 वार लाइक सिचुएशन, और वो फिर उसको कंपेयर करेगा और फिर अल्टीमेटली सेल डेड हो जाएगा। डॉक्टर साहब जिस तरह होते हैं किडनीज फेल हो जाते हैं या जिगर काम करना छोड़ देता है, तो वो भी कल को ऐसा मुमकिन हो सकता है कि टिश्यूज उसके नए बन जाए? उसमें जो हमारी अभी ट्रायल हमने प्लान किया पिछले दिनों ही, उसमें जो अर्ली फेज़ में रीनल फेलियर के केसेस होंगे जो स्टेज 1 में, जिन पे हमें लगेगा कि अभी ये फेलियर हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, तो उसमें हमने कुछ ट्रायल अभी प्लान किए हैं कि उनके जो गुर्दा है उसके अंदर हम इंजेक्ट करें स्टेम सेल्स, ताकि उनकी जो डिटीरियोरेशन है नंबर 1 या तो वो स्लो हो जाए। देखें रिसर्च में मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। एक है कि गुर्दा जो ख़राब हुआ है वो नया बन जाए, दिस इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। कल को अल्लाह शायद हमें इसका इल्म दे तो हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे टारगेट्स ये हैं कि जो गुर्दा ख़राब हो रहा है हम उसको कम से कम स्लो तो कर लें,
और फिर जो अगर ख़राबी बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो उसको वापस कर लें। ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जो क्लास में बैठता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो इम्तहान आने से पहले पहले अगर हम उसको सुधार लेते हैं तो चलो अगर टॉप नहीं करता तो 33 नंबर लेके पास तो हो जाए। इसी तरह अगर गुर्दे को हम संभाल लेते हैं, इस तरह लिवर फेलियर में है कि अगर हम उसको अर्ली फेज़ में डिटेक्ट करके तो उसको बचा लें, या एक चीज़ जो 10 साल में होनी है वो 20 साल पे चली जाए, तो इट विल बी गुड सक्सेस। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए आप क्या तजवीज़ देंगे, कैसे वो छोड़ सकते हैं इस बुरी उनके आदत? लिए सबसे पहले तो एक ही है कि छोड़ना चाहिए काफ़ी, क्योंकि स्मोकिंग एक हैबिट का नाम है। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है और फिजिकल डिपेंडेंस भी है, क्योंकि ब्लड में जब निकोटीन रन कर रही होती है तो इनकी आंतें ठीक मूव करती हैं, अगर नहीं लेते तो कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है, इनकी भूख खत्म हो जाती है, स्लगिश हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ देर के लिए, अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो अल्टीमेटली ये फिजिकल डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है। ना भी हो तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ अल्टरनेट भी इनको दे सकते हैं, जैसे निकोटिन च्युइंगम्स होती हैं, या अल्टरनेटली कोई मुंह में रख के कोई इलायची कोई चीज़ इस तरह से, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी उस आदत को डाइवर्ट करें। तो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट भी देखने चाहिए और फिजिकल आस्पेक्ट भी, और इसको क्विट कर दें। और इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया की एक ऑब्जर्वेशन है, इस पर लोगों ने रिसर्च करके लिख दी। कैसे कि अगर एक बंदे ने फ़र्ज़ करें 1 साल स्मोकिंग की और आज उसने स्मोकिंग छोड़ दी, तो स्मोकिंग के असर से बाहर निकलने में उसको 12 साल लगेंगे। अच्छा, इट्स अ लॉन्गर टाइम, और इस पर बाकायदा पेपर पब्लिश्ड है कि 1 साल स्मोकिंग के बाद अगर उसने क्विट कर दिया तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उसकी हो जाए, वो 12 साल लगेंगे। तो इसका मतलब है सूनर द बेटर, तो छोड़ देना चाहिए कि उसमें अल्टीमेटली गेन तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। कुछ कोई पैगाम आप देना चाहें ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं जिनको ये गिला होता है कि हमारे चेहरे पे दाने निकल आए हैं या हमें मसाइल हैं जिल्द के हो गए, तो क्या वो खुराक इस्तेमाल करें या क्या किस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करें? मेकअप भी करती हैं? सबसे पहले तो मेरा खुराक के लिए तो यह है कि हेल्दी डाइट लें, खुद भी बच्चों को भी आदत डालें कि वो हेल्दी डाइट लें, घर का कुक जो है वो, और जंक फूड्स अवॉइड करें, और लॉट ऑफ वाटर। मेरे चूँकि पीटीवी पे भी 52 से ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें एंटी एजिंग के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें नाइफ मैं यूज़ बहुत लेट करता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रिशन से ही काम चलता है, विटामिन्स लेने चाहिए, बंदा बूढ़ा नहीं होता, फ्रेश रहता है, उससे बड़ी आपकी इंथुजियास्टिक लुक्स होती हैं। फिर जो क्रीम्स का इस्तेमाल है, अपनी जो ख़वातीन जो कि मेरे पास बहुत सारे लोग मसाइल लेके आते हैं, तो मैंने जो कॉमन ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि ये बिल्कुल टिपिकल होम क्वैकरी कर रही होती है। मतलब किसी फ्रेंड ने कहा है लगा लो, तो उसने नहीं सोचना कि भाई ये मेरा फ़ायदा है नुकसान है, स्किन मेरे के लिए सूट करेगी कि नहीं। तो ये जो टोटके हैं वो स्किन के लिए ना करें। ये जो हमारी एक्चुअली ये मतलब समझ लें 2x2 की स्किन है, थोड़ी सी ये फेस ईयर टू ईयर एंड फोरहेड टू चिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्लाह ने हमारी पहचान बनाई है, इट्स हमारी आइडेंटिटी है, इसको स्पॉइल ना करें। इसके ऊपर क्रीम्स लगा लगा के, इसके ऊपर टोटके लगा लगा के इसका वो हाल कर देती हैं, और प्रॉब्लम जो बहुत अर्ली में बहुत आराम से ट्रीट हो सकती है उसको इतना वो अग्रेसिव और इतना एडवांस कर देते हैं कि बंदा कहता है कि अब बंदा जाए किधर। तो उसके लिए मेहरबानी करके इसको माफ़ी करें, और आपके करीब कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट या इवन चले कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो, मुस्लिम डॉक्टर हो, जिसको कोई पता हो कि भाई ये ट्रीट कैसे होने स्किन डिजीज़, तो उनको अर्ली फेज़ में रोक लें। और मैं समझता हूँ कि अगर अपनी स्किन को रिपीटेडली वॉश करें, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना करें, और जो ये बच्चों वाले सोप्स होते हैं अर्ली वाले वो यूज़ करें ताकि स्किन डैमेज ना हो, तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।